जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 51 ऐसे एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इन सभी एमसीक्यू को हम बिल्कुल डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो देखिए दोस्तों, भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी की बात करें तो ये पुर्तगाली थी और ये कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आई थी। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो आप कहेंगे पुर्तगाली। ये कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? आप कहेंगे पुर्तगाली। ठीक है, और ये कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आती है और जाती कब है? 1961 ईस्वी में जाती है। ठीक है, 1961 में गोवा जो है ये पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, तो ये 1961 ईस्वी में जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वास्को डी गामा था, जो कि समुद्री रास्ते से आया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने करी थी? तो ये वास्को डी गामा ने करी थी। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का कारण क्या था? क्यों ये कंपनियां भारत आ रही थीं? तो मसाला व्यापार जो है ये प्रमुख कारण था और इसीलिए जो यूरोपीय कंपनियां हैं ये भारत आ रही थीं। आप बताइए, भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में मसाला व्यापार के लिए आने लगी हैं। ठीक है, और सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498 में, फिर डचेस, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी कंपनी भारत आती है। ठीक है, तो ये सही क्रम है। ठीक है, लेकिन सन भी पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी कब भारत आती है। तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले 1498 में, फिर डचेस कंपनी 1605 में, फिर अंग्रेज कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बोलते हैं, ये 1608 में, फिर डेनिश 1620 में और फिर फ्रांसीसी कंपनी आती है 1668 में। ठीक है, अच्छा, इसी क्रम में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का सही क्रम कौन सा है? तो स्थापना का सही क्रम पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का हमने क्रम पता करा, पुर्तगाली, डचेस, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। ठीक है, लेकिन स्थापना का क्रम यहाँ पर पूछा गया है, बिल्कुल सेम है, केवल थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? अंग्रेज होते हैं चतुर चालाक। ठीक है, तो अंग्रेज अपनी कंपनी की स्थापना कर लेते हैं पहले, डचेस को पछाड़ देते हैं, तो डचेस जो है ये पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि पुर्तगाल कंपनी की स्थापना सबसे पहले, फिर अंग्रेजी कंपनी की स्थापना, फिर डचेस की स्थापना, फिर डेनिश कंपनी की स्थापना, फिर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। आगमन का क्रम अलग है। ठीक है, और कंपनियों की स्थापना का क्रम अलग है, दोनों आपको याद रखना है। अब हम फ्लो चार्ट के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम है ये पता रहना जरूरी है। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक अपनाना है, पुत्र अड्डा डेट फंसा। इससे क्या होगा? हमें कंपनियों का क्रम याद हो जाएगा स्थापना का। तो क्या होता है, जो पुर्तगाली कंपनी इसकी स्थापना सबसे पहले 1498 में, फिर अड्डा से आ से क्या बन जाएगा? अंग्रेज। अंग्रेज मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 में। फिर डा से हमारा बन जाएगा डचेस, तो इस कंपनी की स्थापना 1602 में। और दूसरे डा से हमारा बन जाएगा डेनिश और इसकी स्थापना 1616 में। और फसा से हमारा बन जाएगा फ्रांसीसी, इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। ठीक है, तो ये तो कंपनियों की स्थापना का क्रम है। अब आने का क्रम क्या करना है आपको? तो आने के क्रम में जो अंग्रेज है ना ये तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी कंपनी की स्थापना ये दूसरे नंबर पर करते हैं, केवल आपको इतना याद रखना है। ठीक है, बाकी आगमन का जो सन है ना ये भी चेंज हो जाता है, तो इसको भी आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। बताइए, जो वास्को डी गामा है यह एक पुर्तगाली अन्वेषक था, इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब करी थी? तो 1498 में ये भारत आया था ना,
तो 1498 में इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने करी थी। तो देखिए, भारत कोई खोया हुआ वस्तु तो है नहीं जिसकी खोज की जा सके। अब यूरोप वालों को पता नहीं था कि कोई भारत है, कहाँ पर भारत है। ये तो पता था कि भारत है, लेकिन ये नहीं था पता कि कहाँ पर भारत है। ठीक है, तो इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी। तो वास्को डी गामा ने कब करी थी? 1498 ईस्वी में खोज करी थी। देखिए, जो वास्को डी गामा है ना, यह एक पुर्तगाली अन्वेषक था और इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी 20 मई 1498 में। और ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणी किनारे केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा था। ठीक है, तो देखिए ये पुर्तगाली था ना। ठीक है, ये कहाँ से भारत आया? यहाँ से ये चला भारत के लिए। ठीक है, और अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था और केरला के कलिकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी क्रम में, वास्को डी गामा का कालीकट में किस शासक ने स्वागत किया? तो जब ये कालीकट पहुंचा वास्को डी गामा, तो इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन शासक ने। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वास्को डी गामा भारत से मसाले एवं जड़ी बूटियां पुर्तगाल ले गया था। ठीक है, और जब ये मसाले और जड़ी बूटियां पुर्तगाल ले गया तो इसने 60 गुना ज़्यादा मुनाफा पुर्तगाल में किया और बताया कि इतना फ़ायदा जो है मसालों से हमें होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य पुर्तगाली फिर भारत आने लगते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने इसकी मदद की थी? तो वास्को डी गामा की मदद जो है ये कांजी मालम ने करी थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांजी मालम कौन था? यह एक भारतीय व्यापारी और समुद्र वेत्ता था, मतलब इसको समुद्र के रास्तों का बहुत अच्छे से ज्ञान था। ठीक है, और ये नियमित रूप से समुद्री मार्ग से अफ्रीका की यात्रा करता रहता था। इसने ही वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचाने में मदद करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने करी थी? तो देखो दोस्तों, ये दौर है 1498 के बाद वाला। इस समय यूरोप में एक अलग ही क्रांति चल रही थी। कई सारी मशीन्स की खोज हो रही थी, कई सारी डिवाइस बनाई जा रही थी। ठीक है, जैसे समुद्र में रास्ता खोजने के लिए नेविगेशन मशीन है, बड़ी बड़ी नाव का निर्माण होने लगा था। ठीक है, तो मतलब जो यूरोपीय थे ना, वो कई स्थानों की खोज कर रहे थे, कई देशों की खोज कर रहे थे। और इसी क्रम में अमेरिका की खोज जो है ये कोलंबस के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देखें दोस्तों, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी। ये कहाँ का था? स्पेन का। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने करी थी, पुर्तगाल का था, 1498 में करी थी। ऑस्ट्रेलिया की खोज करी थी जेम्स कुक ने, ये ब्रिटेन का था और 1770 में इसने खोज करी थी ऑस्ट्रेलिया की। और न्यूजीलैंड की खोज करी थी तस्मान ने, ये हॉलैंड का था। ठीक है, और ब्राज़ील की खोज करी थी कैब्राल ने, ये कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। ठीक है, तो ये खोजें हैं, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखें दोस्तों, एक ही क्वेश्चन के आगे जैसे यहाँ पर पूछा गया अमेरिका की खोज किसने करी। ठीक है, मैंने आंसर बताया और कब खोज करी ये बताया, और उसी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन और पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ताकि आप यदि नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आपका क्विक रिवीजन भी हो सके। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तो पूछा गया पुर्तगाली कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया। पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया, डचोस ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया, पुर्तगालियों ने कहाँ लगाया और फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया। कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पुर्तगाली कंपनी की बात करते हैं कि इन्होंने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया। तो इन्होंने कोचीन में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। और कब? तो 1503 में किया था। अब देखिए दोस्तों, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, ठीक है, उनके द्वारा भारत में स्थापित व्यापारिक केंद्र ये हमेशा पूछे जाते हैं। व्यापारिक केंद्र बोल सकते हैं, कारखाना बोल सकते हैं या फिर फैक्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुर्तगाल की बात कर लेते हैं।
तो पुर्तगाल जो हैं इन्होंने अपना पहला व्यापारिक केंद्र केरला के कोचीन में स्थापित किया 1503 में। फिर डचेस ने कहाँ पर किया, मसूलीपट्टनम में, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कब किया, 1605 में। फिर अंग्रेजों ने किया कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, 1611 में। और फिर डेनिस ने किया कहाँ पर, तमिलनाडु के ट्राक्यूबार में, ठीक है। कब, तो 1620 में। फिर फ्रांसीसी कंपनी ने किया कहाँ पर, गुजरात की सूरत में, और 1668 ईस्वी में। तो ये जो व्यापारिक केंद्र या फिर कारखाना या फिर फैक्ट्री हैं, ये पूछे जाते हैं, इनको आप ज़रूर याद रखना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था। तो अब देखिए दोस्तों, पुर्तगाली जो हैं ये गवर्नर भी नियुक्त करने लगे। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था भारत के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। कब आया था ये, तो 1505 ईस्वी में आया था, और ये 1509 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर बना रहा, ठीक है। तो पुर्तगाली कंपनी का आधिकारिक नाम क्या था, ये भी पूछा जाएगा। तो एस्तादो दी इंडिया था, और इन्होंने अपना प्रथम केंद्र कोचीन में स्थापित किया था 1503 में, और दूसरा केंद्र केरला के कन्नूर में स्थापित किया था 1505 में। और पहले गवर्नर बनकर कौन आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आए थे। कब आए थे, तो ये 1505 में आए थे, और 1509 तक ये गवर्नर बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि अंग्रेजी शासन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अंग्रेजी शासन का संस्थापक जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के लिए माना जाता है। ब्रिटिश काल में स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है। तो ब्रिटिश काल में स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक ये कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। आप कहेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड क्लाइव इसको कहा जाता है। और लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया, 1764 में, ठीक है। और किसे उनके प्रशंसक भारत के विजेता के रूप में जानते थे, रॉबर्ट क्लाइव को। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक था। किस वर्ष भारत आया था, 1743 में। और रॉबर्ट क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, तो प्लासी की लड़ाई में। 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू करी थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और ब्रिटिश काल में स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो क्लाइव से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी को आप याद रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जीके को पढ़ना चाहते हैं, या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, और साइंस की ई बुक, ठीक है। और यदि कोई यूपी से बच्चा देख रहा है तो हमारी चौथी ई बुक लॉन्च हो गई है यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की। तो इन 4 ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इन चारों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी। तो किस संधि के अंतर्गत मिली थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि के अंतर्गत। और ये कब हुई थी, 1765 में हुई थी, ठीक है। डेट पूछी जाए तो 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। किसके मध्य होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य में, ठीक है। शाह आलम द्वितीय कौन था, मुगल सम्राट था, ठीक है। और इसी संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। तो देखो दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्वैध शासन को लागू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। लागू किया रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन, और द्वैध शासन को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज इनमें से कौन सा था। तो अकबर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच,
ठीक है, और ये 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बताइए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जब हुई थी उस समय मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच में लड़ाई होती है? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में होती है। कौन जीतता है? तो जो अहमद शाह अब्दाली है ना, ये जीत जाता है। ठीक है, और पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसने अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया था? तो सती प्रथा के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कई सारे कदम उठाए हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल के जो गवर्नर हैं इनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वॉरेन हेस्टिंग। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं विलियम बेंटिंग। और फिर भारत के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, तो जो राणा सांगा है ये कौन था? तो ये मेवाड़ का राजा था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ था? तो इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। ठीक है, मैंने सभी युद्ध बताए हैं और बाबर के दौरान लड़े गए युद्धों को मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया था। ठीक है, तो प्राचीन भारत से लगाकर आधुनिक भारत तक मैंने लगभग 51 युद्धों को पढ़ाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बताइए रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था 1820 ईस्वी में। हम बात करें इसी क्रम में, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी थी? तो ये थॉमस मुनरो ने लागू करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रैयतवाड़ी प्रणाली सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंट में लागू की गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए रैयतवाड़ी प्रणाली के बारे में जान लेते हैं, क्या है ये? तो ये व्यवस्था भूमि कर से संबंधित थी और इसको 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंट में और वारामहल जिले में लागू की गई थी। और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था। ठीक है, आपके पास कितनी खेती है, कितना निकल रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है, कितनी खेती है, ठीक है, उससे मतलब है। तो ये भारत के 51% भाग में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों से सीधे 33% भू राजस्व वसूला जाता था। इस प्रणाली में किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था और इस व्यवस्था से किसान वर्ग की स्थिति जो है ये मजबूत हुई थी पहले की अपेक्षा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों जॉब चारनाक था। ठीक है, और एक अंग्रेज था और इसने कलकत्ता शहर की नींव रखी थी। इसको कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया था? कौन उठा ले गया था? नादिर शाह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें, करनाल का जो युद्ध है ना दोस्तों, ये 1739 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और ईरान क्षेत्र का शासक था नादिर शाह, इनके बीच में होता है। जीतता कौन है? नादिर शाह। ठीक है, और नादिर शाह जो है इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है,
और मुगल शाह मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, रंगीला। ठीक है, और याद रखना दोस्तों एक फैक्ट कि नादिर शाह जो है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया हुआ तख्ते ताउस को क्या कहा जाता था, मयूर सिंहासन। ठीक है, तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था। ठीक है, और दूसरा फैक्ट पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था, आप कहेंगे शाहजहां। ठीक है, क्योंकि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने, तो इस पर बैठने वाला पहला शासक कौन होगा, शाहजहां। अरे भैया जिसने बनवाया है वही तो पहले बैठेगा। और अंतिम मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह जो है ये अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, फिर मोहम्मद शाह के बाद कौन लूट कर ले गया, तो ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह इन दोनों को लूट कर ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था, तो वांडीवास की लड़ाई जो है ये अंग्रेजों ने लड़ी थी फ्रांसीसियों के बीच में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, सर आयरे कोट्टे ने किया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो काम्टे डी लेली ने किया था। ठीक है, और ये युद्ध 1763 की पेरिस संधि के साथ में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल के दौरान कहाँ पर की गई थी, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना 1932 में करी गई थी। और किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में। और कहाँ पर करी गई थी स्थापना, तो देहरादून में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था। कूका आंदोलन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी हम कंप्लीट डिटेल को समझेंगे। तो पंजाब का कूका आंदोलन जो है ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन शुरू किया, तो कूका आंदोलन शुरू किया था सतगुरु राम सिंह ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो कूका आंदोलन जो है ये पंजाब में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कूका आंदोलन, ठीक है, कब हुआ, तो 1871-72 में। उद्देश्य क्या था कूका आंदोलन का, तो अंग्रेजों के द्वारा की जा रही गायों की हत्या का विरोध करना। ठीक है, ये प्रमुख उद्देश्य था। और विद्रोहकारी जो हैं ये पंजाब के कूका लोग थे। कूका लोग से क्या मतलब है, तो जो नामधारी सिख होते थे ना उनको कूका कहा जाता था। नेतृत्व तो किसने किया था इस आंदोलन का, तो बालक सिंह, और बालक सिंह के अनुयायी गुरु थे राम सिंह जी। ठीक है, तो इनने नेतृत्व किया था। परिणाम क्या निकला, तो तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाई थी, इसलिए कूका आंदोलन को दबा दिया गया था। ठीक है, और इस आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ठीक है, ये तो हमने मोटी मोटी जानकारी की बात कर ली। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि कूका आंदोलन महत्वपूर्ण है, यहाँ से फैक्ट बनते हैं और ये आपको पता रहना जरूरी है कि क्रांतिकारियों ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी है और क्या क्या बलिदान दिया है, कितने बलिदान दिए हैं। ठीक है, तो कूका आंदोलन का नाम कूका क्यों पड़ा, सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोगों को क्या कहा जाता था, कूका कहा जाता था। और ये आंदोलन इसी संप्रदाय के सिखों के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए इस आंदोलन को कूका नाम दिया गया। कूका विद्रोह के दौरान 66 नामधारी सिख शहीद हो गए थे, 66। और कूका आंदोलन शुरू होने का कारण क्या था, तो पंजाब में जगह जगह पर गौ हत्या के लिए बूचड़ खाने खोले जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। तब नामधारी सिखों ने इसका बड़ा विरोध किया और 100 नामधारी सिखों ने 15 जून 1871 को अमृतसर और 15 जुलाई 1871 को रायकोट बूचड़ खाने पर धावा बोल दिया। और जो बूचड़ खाने में गाय कैद की थी अंग्रेज़ों ने, उन गायों को मुक्त करवा दिया। ठीक है, अब देखिए गायों को मुक्त करवाया सिखों ने, तो इससे अंग्रेज भड़क गए। ठीक है, और इस बगावत के अपराध में 5 अगस्त 1871 को 3 नामधारी सिखों को रायकोट एवं 15 दिसंबर 1871 को 4 नामधारी सिखों को अमृतसर और 26 नवंबर 1871 को 2 नामधारी सिखों को लुधियाना में
बट यानी बरगद के वृक्ष से बांधकर सरेआम फांसी पर लटका दिया था अंग्रेजों ने। आप लोग फोटो में भी देख रहे हैं, इसलिए मैंने फोटो भी लगा दी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इतना ही नहीं हुआ, 17 जनवरी 1872 को मालेरकोटला शहर में 66 नामधारी सिक्कों को तोपों से उड़ा दिया। सोचो कि 66 सिक्कों को तोपों से उड़ा दिया। एक तोप के सामने 6 सिक्कों को खड़ा किया जाता था, ठीक है, और तोप को चलाया जाता था। एक बार में 6 सिख मरे, ठीक है। मतलब सोचो आप कितनी बार कितनी तोपों से इन सिक्कों को उड़ाया गया। ये था पूरा कूका आंदोलन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि कब होती है? तो पुरंदर की संधि होती है 1665 में। एग्जिट डेट की बात करें तो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में होती है जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच में। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक थे औरंगजेब, और जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा है। इसको आप याद रखना। जयसिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक थे। जयसिंह प्रथम को मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालवाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो सालवाई की संधि से जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था ना, ये समाप्त हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में और मराठा के बीच में, ठीक है। तो 17 मई 1782 में सालवाई की संधि होती है और इसी संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी था डेविड एंडरसन, ठीक है। और सालवाई की संधि के समय बंगाल का गवर्नर था जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और सालवाई की संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता के फलस्वरूप हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के साथ वेसन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस पेशवा ने करे थे? बाजीराव द्वितीय ने। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो जो वेसन की संधि है ना, इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, किस किस के बीच में हुआ था? अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में। और ये जो युद्ध है ये वेसन की संधि के साथ समाप्त हो गया था, और इस संधि पर मराठों की तरफ से बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की जो क्रांति है ना, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति को शुरू करने की योजना तो बनाई गई थी कि हम 31 मई से शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो क्रांति है निर्धारित समय के पहले ही शुरू हो गई 10 मई को, ठीक है। और 10 मई को चूंकि ये क्रांति शुरू हुई, इसलिए 10 मई को हम क्या मनाते हैं? तो क्रांति दिवस मनाया जाता है 10 मई को। ओके, बताइए 1857 की जो क्रांति है या फिर विद्रोह है कहाँ से आरंभ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है। पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन ये क्रांति ये विद्रोह कहाँ पर समाप्त हुआ? तो ये विद्रोह समाप्त हुआ था ग्वालियर में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या है? 1857, केवल 1857 नाम है पुस्तक का, ठीक है। इसलिए मैं फोटो भी लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सकें। तो इस पुस्तक के राइटर है एस.एन. सेन, ठीक है, और एस.एन. सेन प्रसिद्ध इतिहासकार थे। अब 3 पुस्तकें पूछी जाती हैं इसी प्रकार की, ठीक है। एक पूछी जाती है 1857 नामक पुस्तक, दूसरी पूछी जाती है रेवेलियन 1857, और तीसरी पूछी जाती है दी ग्रेट रेवेलियन। रेवेलियन मतलब होता है क्रांति। तो ये 3 किताबें एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 1857 नामक किताब के राइटर हैं एस.एन. सेन। रेवेलियन 1857 पुस्तक के लेखक हैं पी.सी. जोशी, ठीक है। जोशी मतलब जोश, क्रांति, रेवेलियन मतलब क्या होता है? क्रांति। ऐसा रिलेट करना है
कि रेवेलियन शब्द आ जाए तो जोशी से पकड़ना है। जोशी मतलब जोश, जब तक आपको जोश नहीं आएगा तब तक क्रांति यानी कि रेवेलियन कैसे होगा। और दी ग्रेट रेवेलियन पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक जी मेहता। ठीक है, तो ऐसा याद रखना है, अशोक जी मेहता दी ग्रेट, दी ग्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिलेट करना है ताकि ये जो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ ये लंबे समय तक याद रहें और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें। इसी क्रम में एक और किताब पूछी जाती है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? तो इस किताब के लेखक हैं बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, और इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी पुस्तक में कहा था। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक भी लिखी विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, तो देखिए जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक किताब है ये वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति में इस्तेमाल की गई गोरल्ला पद्धति के बारे में लिखा है कि गोरल्ला पद्धति से कैसे युद्ध करते थे क्रांतिकारी। ठीक है, वी.डी. सावरकर की कई सारी पुस्तकें हैं जो कि फेमस हैं। एक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरी है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसको भी पढ़ चुके हैं। तीसरी है हिंदुत्व। चौथी है मेरा आजीवन कारावास। पांचवी है काला पानी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी की जीवनी, इंदिरा गांधी इन इंटीमेट बायोग्राफी 1992 के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी की जीवनी का नाम, ठीक है, यही पूछा जाता है सबसे पहले। तो इनकी जीवनी का नाम है इंदिरा गांधी इन इंटीमेट बायोग्राफी, और इस जीवनी के लेखक का नाम क्या है? पुपुल जयकर। ठीक है, पुपुल जयकर इस जीवनी की लेखिका है। ये पुपुल जयकर का फोटो है, और पुपुल जयकर राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, बताइए इटरनल इंडिया, इंटरनल नहीं पढ़ना है गलती से, इटरनल इंडिया इंग्लिश में भी लिखा है, ये लोकप्रिय पुस्तक है। बताना है आपको ये पुस्तक किसने लिखी। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, इनकी दो पुस्तकें हैं, एक तो इटरनल इंडिया और दूसरी एक और पुस्तक है, ये भी पूछी जाती है, माई ट्रुथ नामक किताब किसने लिखी? ये भी इंदिरा गांधी जी ने लिखी है। ठीक है, अब बताइए ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो ये किताब लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये किताब है। ठीक है, कब लिखी थी इन्होंने ये किताब? तो 1934 में लिखी थी। अब एक और किताब बताइए कि पुराने पन्नों का एक समूह यानी कि आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो एन ऑटोबायोग्राफी ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने ये आत्मकथा कहाँ पर लिखी है? जेल में लिखी है, और इस आत्मकथा को टूवर्ड फ्रीडम 1936 के नाम से भी जाना जाता है। इस समय नेहरू जी जेल में थे। ठीक है, नेहरू जी की किताबें कुछ प्रमुख हैं, इनको जान लीजिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज हमेशा पूछी जाती है ये किताब। ठीक है, और एन ऑटोबायोग्राफी ये तो आत्मकथा है। ठीक है, नेहरू जी की, इन्होंने इसको कहाँ लिखा था? जेल में रहते हुए। आ बंच ऑफ ओल्ड लेटर ये भी महत्वपूर्ण है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और लेटर्स फ्रॉम आ फादर टू अ बर्थ। ठीक है, ये सारी किताबें किसकी हैं? नेहरू जी की किताबें हैं। ठीक है, लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देश के पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। तो जगजीवन राम का उपनाम क्या है? तो इनको बाबूजी कहा जाता है। बाबूजी, बापू नहीं, यदि बापू शब्द आ जाए तो महात्मा गांधी जी क्लिक होना चाहिए, और बाबू पूछा जाए तो जगजीवन राम का उपनाम है बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये पाकिस्तान के राजनेता थे, इनको सीमांत गांधी
या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो देखिए, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। इसका नामकरण किसने किया है? दादा भाई नौरोजी ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव किसने पेश किया था? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? सबसे पहले तो यही पता रहना जरूरी है ना। पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में, ठीक है। और कब हुआ था? तो जब स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? मतलब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 एमसीक्यू को डिस्कस किया। सभी एमसीक्यू को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस किया। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसी प्रकार से हमारी करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और साइंस की इन 3 ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आपके बहादुर सर का वादा है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन एज अ टेस्ट। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ब्रिटिश काल में स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता था? आंसर लगाइए, ठीक है। और किसको कहा जाता था? यदि उनके बारे में 3-4 फैक्ट पता है तो वो ज़रूर लिखिए। मैं सारे कमेंट को रीड करता हूं और पूरा रिप्लाई देने का पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सभी कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्कोर भी शेयर कीजिएगा कि आपने 51 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी हमें बताएं, उस टॉपिक पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।